ईरान में चल रही जंग दोनों मोर्चों पर और भीषण हो गई। एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की फौज का ऑपरेशन तेज हो गया, दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन में तेल की रिफाइनरी पर हमला कर दिया। वहीं ईरान की IRGC सेना ने अपनी मिसाइलों का वीडियो जारी कर यह ऐलान कर दिया कि वो महीनों तक जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। और ईरान की इन तैयारियों के बीच नए सुप्रीम लीडर बनते ही आयतुल्लाह अली खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई युद्ध में घायल हो गए, ऐसी खबरें आईं। इसकी जानकारी ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने दी। इससे पहले इजराइल के मीडिया ने भी दावा किया था कि मुज्तबा खामनई जंग में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। और इसके बाद ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी। बताया गया कि इजराइल की सेना के हमले में उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभालते ही मुज्तबा खामनई को उनके दुश्मनों ने निशाना बनाया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि हमले की यह घटना ईरान में किस जगह पर हुई, क्योंकि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही मुज्तबा खामनई कभी भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। उनके बारे में कोई जानकारी तक सामने नहीं आई थी। जंग के पहले ही दिन अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनई को खो देने के बाद भी वो सामने नहीं आए थे, जबकि उस हमले में आयतुल्लाह अली खामनई के अलावा मुज्तबा खामनई की पत्नी, मां और बेटे भी मारे गए थे। इसी बीच जैसे ही मुज्तबा खामनई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, वैसे ही उन पर हमले की खबर सामने आ गई। इससे पहले जंग के शुरू होते ही अमेरिका और इजराइल के हमले में आयतुल्लाह अली खामनई की मौत हो गई थी। वो 1989 से ही ईरान के सुप्रीम लीडर थे। उनके बाद मुज्तबा खामनई को उनका उत्तराधिकारी चुना गया, लेकिन यह पद संभालते ही मुज्तबा खामनई अपने देश के सबसे बड़े दुश्मनों के निशाने पर आ गए। इस घटना से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर धमकी भी दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि उनकी मंजूरी के बिना ईरान में कोई नया सुप्रीम लीडर बन गया तो वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। यह बयान ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ईरान पर की गई कार्रवाई को भी पूरी तरह जायज ठहराया था। उनके मुताबिक अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो जाए, ताकि वो भविष्य में अमेरिका या इजराइल समेत दूसरे देशों के लिए खतरा ना बन सके। इस दौरान ट्रंप ने खुद अपनी तारीफ भी की। उन्होंने बयान दिया कि उनके जैसा राष्ट्रपति ही ईरान को रोकने की हिम्मत जुटा सका। ट्रंप से पहले इजराइल ने भी चेतावनी दी थी कि ईरान में जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा, उन्हें ढूंढकर उन पर हमला किया जाएगा। ट्रंप ने तो मांग की थी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चयन में उन्हें भी शामिल किया जाए, यानी उनकी मंजूरी के बिना नए सुप्रीम लीडर का चुनाव ही ना हो। वो तो आयतुल्लाह अली खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई के सख्त खिलाफ भी थे। उन्होंने उनको पुरानी सोच वाला नेता बताया था और साफ कर दिया था कि पुरानी सोच वाला एक भी नेता ईरान में उन्हें मंजूर नहीं होगा। वो ईरान में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की वकालत कर रहे थे। उन्होंने वहां सत्ता परिवर्तन की मांग करते हुए कई बार यह धमकी भी दी थी कि अगर सुप्रीम लीडर के चयन में उन्हें शामिल नहीं किया गया या अमेरिका की पसंद का कोई नेता इस पद पर नहीं आया, तो उसका अंजाम वही होगा जो आयतुल्लाह अली खामनई का हुआ था। कहा जा रहा था ट्रंप ईरान में ऐसा सुप्रीम लीडर चाहते थे जो उनकी शर्तों पर काम करे, यानी जंग सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ईरान के भविष्य और उसकी सत्ता पर कब्जे की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन ईरान ने ट्रंप की किसी बात को नहीं माना। वो अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव की रणनीति के आगे नहीं झुका। उसने बिना उनकी मर्जी के नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया, वो भी उस व्यक्ति को जिन्हें ट्रंप सबसे ज्यादा नापसंद कर रहे थे। अमेरिका और इजराइल की धमकियों की परवाह किए बिना आयतुल्लाह अली खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया, यानी ईरान की सत्ता खामनई परिवार में ही रही और सुप्रीम लीडर के पद के लिए मुज्तबा खामनई के नाम पर मोहर लग गई। हालांकि उनके नाम को चुने जाने का फैसला पहले ही हो चुका था, लेकिन इसी बीच वहां सुप्रीम लीडर का चयन करने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके नाम का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। और जैसे ही इस बात की घोषणा की गई, ईरान के कई शहरों में जश्न भी दिखे। हमलों के बावजूद अलग अलग शहरों में लोग इसकी खुशी मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए, ऐसी तस्वीरें दिखी। वहां की राजधानी तेहरान में तो कई लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान कई इलाकों में लोग अपनी गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकल आए। उनके हाथों में ईरान का झंडा और मुज्तबा खामनई की तस्वीरें नजर आईं। लोगों ने नए सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार रहने की कस्में खाईं।
हालांकि ईरान के मीडिया ने कुछ रोज पहले भी मुश्तबा खामनेई के नाम पर मोहर लगने का दावा किया था, लेकिन उस वक्त न तो ईरान की सरकार ने और न ही सुप्रीम लीडर का चयन करने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ही इसकी पुष्टि की थी। इसी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को पहला सुप्रीम लीडर चुना था। उनकी मौत के बाद 1989 में आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद ही आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर चुना गया। यह पद उनको मिलता है और वो जिंदगी भर सुप्रीम लीडर बने रहते हैं जब तक कि वो अपने आप ये पद न छोड़े या उनकी मौत ना हो जाए। और ऐसी खबरें सामने आई थी कि मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए ईरान की IRGC सेना का भारी दबाव था। कहा जा रहा है कि IRGC के दबाव की वजह से ही मुश्तबा खामनेई के नाम पर मोहर लगाई गई। जानकारी के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनेई के शासन में भी मुश्तबा खामनेई का प्रभाव ईरान की IRGC में था। माना जाता है कि 56 साल के मुश्तबा खामनेई अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई की ही तरह सख्त फैसले लेने वालों में है। उन्हें लंबे वक्त से आयतुल्लाह अली खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा था। कहा जाता है कि मुश्तबा खामनेई ने वहां की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बना रखी थी। जानकारी के मुताबिक ईरान में पिछले 2 दशकों में जब भी सरकार के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठनी शुरू हुई थी, तब उन प्रदर्शनों को कुचलने में मुश्तबा खामनेई की बड़ी भूमिका रही थी। ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन करने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के एक सदस्य ने दावा किया कि इसी वजह से आयतुल्लाह अली खामनेई भी उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानते थे। बताया गया आयतुल्लाह अली खामनेई ये चाहते थे कि सुप्रीम लीडर ऐसा व्यक्ति हो जिसे दुश्मन पसंद न करे बल्कि नफरत करता हो। कहा जा रहा है कि इन्हीं कारणों से सुप्रीम लीडर के लिए मुश्तबा खामनेई के नाम के अलावा किसी और नाम पर विचार नहीं किया गया। लेकिन माना जा रहा है नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी। जंग के बीच सबसे बड़ी चुनौती तो दुश्मन देश अमेरिका और इजराइल से मिल ही रही है। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की सत्ता पर पूरी तरह कंट्रोल कर पाना भी उनके लिए उतना आसान नहीं रहने वाला। जानकारी के मुताबिक ईरान के प्रभावशाली नेताओं में शुमार और आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी माने जाने वाले अली लारिजानी मुश्तबा खामनेई के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसी स्थिति भी बनी थी जब अली लारिजानी और मुश्तबा खामनेई किसी मुद्दे पर एक राय नहीं बना पाए थे। उनके बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई थी। ये देखते हुए माना जा रहा है कि अली लारिजानी इतनी आसानी से मुश्तबा खामनेई को सत्ता पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल करने नहीं देंगे। अटकलें तो ये भी हैं कि वहां 2 खेमे बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि मुश्तबा खामनेई के चुने जाने से ईरान में वंशवाद को लेकर भी विद्रोह फैल सकता है। ईरान में यह पहली बार हुआ है जब सुप्रीम लीडर के परिवार के ही किसी सदस्य को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया, और माना जा रहा है इस वजह से आगे चलकर उन्हें लेकर उनके खिलाफ विरोध बढ़ सकता है। इधर इजराइल ने दावा किया कि ईरान की सेना की तरफ से दागी गई कई मिसाइलें उसके रिहायशी इलाकों में गिर गईं। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान ने राजधानी यरूशलेम और तेल अवीव को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। खबरों के मुताबिक इजराइल की फौज ने ईरान की कुछ मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट करके हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन करीब 15 मिसाइलें इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भी छकाने में कामयाब रहीं और यरूशलेम के एक रिहायशी इलाके में गिर गईं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरते ही वहां काफी नुकसान हुआ, ऐसी तस्वीरें दिखी। इजराइल में मौजूद न्यूज 18 की टीम के कैमरे पर भी मिसाइल हमले से हुई बर्बादी के निशान दिखाई दिए। मैं इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। यहाँ पर गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। ईरान की मिसाइल गिरने के बाद उस इलाके में मौजूद कई घर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हुए नजर आए। जो मकान बच गए उनकी दीवारों में मोटी दरारें पड़ गईं, गाड़ियां कबाड़ बन गईं, चारों तरफ बस मलबा ही मलबा दिखाई दिया। कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आप, मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए।
राजधानी यरूशलेम में हुए ईरान के इस हमले के बाद लोग दहशत में आ गए। हमले के तुरंत बाद इजरायल की सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। मलबा हटाने और लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव का अभियान शुरू कर दिया गया। मलबा ही मलबा है, मलबे के ढेर हैं, गाड़ियां तबाह हुई हैं, बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। पूरा एक इलाका जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से तबाह हो चुका है और अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। खबरों के मुताबिक ईरान की सेना ने यरूशलेम के रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। उनमें कुछ मिसाइलों को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम तो किया, लेकिन कुछ मिसाइलों को वो नहीं पकड़ सका और इसका नतीजा ये हुआ कि वो मिसाइलें उन जगहों पर गिरी जहां लोगों के रहने की बस्ती थी। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें और बम केवल यरूशलेम पर ही नहीं गिरे, बल्कि इजरायल की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर तेल अवीव पर भी ईरान के हमले का असर दिखाई दिया। रात के वक्त अचानक तेल अवीव में इमरजेंसी सायरन की आवाज गूंज उठी। इमरजेंसी सायरन लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाया गया था, लेकिन सायरन बजने के दौरान ही तेल अवीव के आसमान में तेज रोशनी के साथ धमाके होते दिखे। तेल अवीव के एक होटल में मौजूद न्यूज़ 18 की टीम ने भी उस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड किया। ऐसा लगता है कि क्लस्टर बम देख सकते हैं आप, जोरदार अटैक। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव विजुअल्स, जोरदार अटैक। ईरान की तरफ से हो रहे हमले को देखते हुए तेल अवीव और यरूशलेम में लोगों को बिना वक्त गंवाए बंकरों में चले जाने का आदेश दे दिया गया। इमरजेंसी सायरन बजने और मिसाइल हमलों की चेतावनी मिलते ही इजरायल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन पर अफरा तफरी जैसा माहौल दिखा। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को तुरंत बंकरों में ले जाया गया। कई यात्री तो बंकर के अंदर जाने के बाद भी दहशत में दिखाई दिए। बंकर के अंदर कुछ लोग जमीन पर बैठे तो कुछ दीवारों के सहारे खड़े दिखे, ताकि मिसाइल या बम से हमला होने पर उनकी जान बच सके और ज्यादा नुकसान न हो। इजरायल के मीडिया के मुताबिक रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए ईरान के ताजा हमलों में 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने यरूशलेम, तेल अवीव और मध्य इजरायल के इलाकों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन से हमले किए गए, यहां तक कि क्लस्टर बम गिराए जाने की खबरें सामने आईं। खबरों के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में कम से कम 2000 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 10 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। हालांकि इजरायल की सेना लगातार इस कोशिश में लगी नजर आई कि ईरान के हमलों से हुए नुकसान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा चर्चा ना हो। हम लगातार यही देख रहे हैं कि जहां पर भी अटैक हो जाते हैं उसके बाद कोशिश की जाती है जल्द से जल्द इस पूरे एरिया को ठीक करने की। अगर कोई बहुत बड़ा गड्ढा होता है उसको फिल किया जाता है। अगर कोई बिल्डिंग ज़्यादा ढह गई हो तो उसे पूरा मलबा जो है वहां से हटाया जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। इजरायल पर ईरान के हमलों के बाद कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप होने की भी जानकारी मिली। इजरायल की सेना ने लोगों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया, खासतौर से उन इलाकों में जहां उसकी सेना के अड्डे और तेल की रिफाइनरियां मौजूद हैं, क्योंकि ईरान की सेना इजरायल में वहां की सेना और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने में जुटी है। इसीलिए लोगों को वहां से दूर रहने की हिदायत दी गई ताकि लोग हमलों की चपेट में ना आए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने मध्य इजरायल के कुछ इलाकों को निशाना बनाकर क्लस्टर बम भी गिराए। क्लस्टर बम का मतलब है एक साथ कई बम, यानी बहुत सारे बमों का एक गुच्छा। क्लस्टर बमों का असर दूसरे बमों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है और एक बहुत बड़े इलाके में होता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बम से हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और कई किलोमीटर तक के इलाके में दहशत मचाकर रख दी। मध्य इजरायल में एक इमारत पर बम गिरने के बाद तेज धमाका होता दिखा। धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। बम के गिरते ही वहां इतनी तेज कंपन हुई कि लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। ब्लास्ट के बाद इमारत से काला धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह एक और धमाका थोड़ी ही दूरी पर एक खाली सड़क पर हुआ। एक रिहायशी इलाके में एक चौराहे के बिल्कुल नजदीक पलक झपकते ही ब्लास्ट हो गया। धमाके से ठीक पहले एक सफेद रंग की कार वहां से जाती दिखी। हालांकि कार के काफी आगे निकल जाने के बाद ब्लास्ट हुआ।
धमाके के बाद वहां से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और जिस जगह बम गिरा उससे कुछ ही कदम की दूरी पर एक व्यक्ति भी जाता हुआ दिखाई दिया। धमाके के बाद वो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, ऐसी खबरें आई। इजराइल के आपात सेवा विभाग एमडीए के मुताबिक ईरान के बम हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की सेना ने दावा किया कि मध्य इजराइल में कम से कम 6 जगहों से क्लस्टर बम के टुकड़े मिले। क्लस्टर बम ऐसा होता है जो हवा में जाकर छोटे छोटे कई बमों में टूट जाता है और बहुत बड़े इलाके में फैलकर फटता है। यानी अगर टारगेट पर एक बड़ा बम गिराया जाता है तो ये कई हिस्सों में बढ़ जाता है। जमीन पर पहुंचने से पहले ही वो 10, 20, 50 या कभी कभी सैकड़ों छोटे छोटे बमों में बिखर जाता है। यहां आपको ये हवाई जहाज से गिरा हुआ दिखाई जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है ईरान ने ये हवाई जहाज से हमला नहीं किया बल्कि मिसाइल से किया क्लस्टर बम का, और एक बड़े एरिया में गिरकर एक क्लस्टर बम विस्फोट करता है। इससे पहले भी इजराइल ने ईरान पर तेल अवीव शहर में क्लस्टर बम फोड़ने का आरोप लगाया था। उधर खबर है कि ईरान के समर्थन में जंग में कूदे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और इजराइल के बीच छिड़ी जंग से लेबनान के हालात बिगड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां जंग की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि लेबनान की सरकार की तरफ से ही किया गया। यह बात भी बताई गई कि इजराइल के हमलों में लेबनान के करीब 400 नागरिकों की जान चली गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। उस दिन इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद हिजबुल्लाह बदला लेने का ऐलान करते हुए सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल से भिड़ गया था लेबनान में, और उसने इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए थे लेबनान की तरफ से। हिजबुल्लाह के जंग में कूदने के बाद इजराइल की सेना लेबनान में मौजूद उसके एक एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह करने में जुट गई, खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में। लेबनान इजराइल का पड़ोसी है। बेरूत का दक्षिणी इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उसी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह की एक इमारत पर इजराइल ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की। हवाई हमला होते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत देखते ही देखते ढह गई। इमारत को गिरता देख वहां मौजूद लोग दहशत से भर गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। आसमान से हुई बमबारी की वजह से चंद सेकंड के अंदर इमारत मलबे में बदल गई। धूल और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके को ढक दिया। इसके बाद उस पूरे इलाके को खाली कराने का काम शुरू किया गया। दावा किया गया कुछ रोज पहले इजराइल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को भी इसी तरह उड़ा दिया था। और सिर्फ बेरूत ही नहीं बल्कि इजराइल ने लेबनान के दूसरे हिस्सों में भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। और इजरायली सेना के हमले से दक्षिणी लेबनान का नब्तिया शहर मानो भूतों का शहर बन गया ऐसा दिखा, क्योंकि इजराइल के हवाई हमलों की वजह से वहां कई इमारतें मिट्टी में मिल गईं। हर तरफ इमारतों के मलबे के पहाड़ नजर आए। नब्तिया शहर लेबनान की राजधानी बेरूत से करीब 75 किलोमीटर दूर है और इजराइल की सीमा से इस शहर की दूरी सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि इस शहर में हिजबुल्लाह ने कई ठिकाने बना रखे थे। उसी वजह से इजरायली सेना ने उन ठिकानों पर अपनी ताकतवर मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को इजराइल ने चुन चुन कर निशाना बनाया। नतीजा यह हुआ कि कई बड़ी इमारतें रॉकेट और मिसाइलों की चपेट में आकर जमींदोज हो गई। जो इमारतें बच गईं वो रहने लायक नहीं बची। वो इमारतें किसी खंडहर की तरह नजर आईं। इसी तरह लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सैदन में भी एक रिहायशी इमारत पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। हमले में इमारत का नामो निशान मिट गया। दावा किया गया कि इजराइल के हमले में इमारत में रहने वाले कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग की वजह से लेबनान में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान में रहने वाले 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यह आंकड़ा लेबनान की सरकार की तरफ से ही जारी किया गया। और तो और इस बात की भी जानकारी दी गई कि इजराइल के हमले में लेबनान में करीब 400 लोगों की जान चली गई। उनमें 83 बच्चे और 42 महिलाओं के मरने का दावा किया गया। जो बच गए वो जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सबसे ज्यादा भगदड़ मची लेबनान के दक्षिणी हिस्से में। ऐसा लेबनान की सरकार ने दावा किया कि दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा असर हुआ। वहां से भागकर बड़ी संख्या में लोगों ने
चर्च और स्कूलों जैसी इमारतों में पनाह ली ताकि किसी भी सूरत में वो इजरायल के हवाई हमलों की चपेट में आने से बच सके। दावा किया गया कि संकट की इस घड़ी में बड़ी संख्या में लोग लेबनान से सीरिया चले गए, क्योंकि लेबनान सीरिया का भी पड़ोसी देश है और दोनों देश करीब 375 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इनके बीच 6 सीमा चौकियां हैं जो कारोबार और यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नक्शे में लेबनान के ठीक नीचे दक्षिण में इजरायल भी मौजूद है और इनके बीच करीब 120 किलोमीटर की सीमा है। मतलब इजरायल के ठीक बगल में हिजबुल्लाह बैठा है, इसलिए इजरायल की सेना लेबनान में मौजूद उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त करने में जुट गई। लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने जंग में अपने कदम पीछे नहीं हटाए। दावा किया गया कि वो लगातार इजरायल के शहरों पर हमले कर रहा है और उसकी वजह से इजरायल की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जारी इस जंग में इजरायल को ईरान के साथ हिजबुल्लाह की चुनौती से भी निपटना पड़ रहा है। मतलब उसे 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी इजरायली सेना जड़ से उखाड़ने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और तो और इस बात का भी दावा किया गया कि जल्द ही इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जमीनी अभियान भी शुरू कर सकती है। मतलब लेबनान के अंदर भी सेना जा सकती है। लेकिन इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी इस जंग में लेबनान के आम लोग पिस रहे हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, हजारों लोगों का घर बार बिखर गया। और इस सब के बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायल के 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को लेबनान से खदेड़ दिया। उसके मुताबिक पूर्वी लेबनान के एक इलाके में इजरायली सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों से उतरने की कोशिश की थी। इसका पता चलने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों को लेबनान की धरती पर उतरने ही नहीं दिया। हिजबुल्लाह ने बताया कि सीरिया की सीमा की तरफ से रात के वक्त इजरायल के 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने घुसपैठ की। यानी सीरिया की सीमा की तरफ से इजरायली सैनिकों ने पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में मौजूद नबी शीत गांव में उतरने की कोशिश की थी, ऐसा दावा है। और बेका घाटी राजधानी बेरूत से करीब 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि हिजबुल्लाह को इजरायल के इस ऑपरेशन की भनक लग गई और उसके लड़ाकों ने मोर्चा संभाला और उन पर हमला शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों को वहां से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इजरायल की सेना ने लेबनान में ऑपरेशन की बात तो मान ली, लेकिन उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ हुई झड़प की बात से इनकार किया। इजरायल के मुताबिक करीब 40 साल पहले 1986 में रॉन अराद नाम के पायलट लेबनान में एक मिशन के दौरान लापता हो गए थे। दावा किया गया कि पूर्वी लेबनान के नबीशीत गांव के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाने की जानकारी मिली थी, इसीलिए इजरायल ने उस गांव में जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था। और इस सब के बीच खबर है कि इजरायल के साथ जंग लड़ रहे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान की सेना से भी भिड़ने की तैयारी कर ली। यह दावा इजरायल की मीडिया की तरफ से किया गया कि हिजबुल्लाह ही नहीं, लेबनान की सेना से भी भिड़ने की तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल के हमलों से लेबनान के कई शहरों में तबाही मची हुई है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। सूत्रों ने दावा किया कि इसी वजह से लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह से जंग में हथियार डालने के लिए कहा था, लेकिन इजरायल की मीडिया के मुताबिक लेबनान सरकार की इस सलाह पर हिजबुल्लाह बुरी तरह भड़क गया और वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। दावा है कि उसने तो ऐलान किया कि अगर लेबनान की सेना ने इजरायल पर उसके हमलों को रोकने की कोशिश की तो वो उसके खिलाफ भी जंग छेड़ देगा। यानी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इजरायल के आगे हार नहीं मानने वाला, चाहे उसे लेबनान की सेना से भी भिड़ना पड़ जाए, और ना ही वो जंग में अपने कदम पीछे खींचेगा। खबर है कि हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए एक फरमान जारी कर दिया। उसने अपने लड़ाकों को आदेश दिया कि अगर लेबनान की सेना भी उसे रोकती है तो उन पर हमला करने में भी जरा ना हिचके। असल में कहानी तब शुरू हुई जब हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया, और वो है लेबनान में। इसके बाद उसने इजरायल पर हमले किए और फिर इजरायल ने उसके ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया लेबनान के अंदर। दावा है कि इजरायल ने लेबनान में मौजूद ईरान की IRGC सेना के उन अधिकारियों पर हमले शुरू कर दिए जो हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इजरायल के हमलों की वजह से लेबनान के कई शहरों में कोहराम मच गया और इसके बाद लेबनान की सरकार ने ईरान की IRGC सेना के उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया जो लेबनान में मौजूद थे। इजरायल की मीडिया के मुताबिक लेबनान सरकार ने IRGC के कुछ अधिकारियों को अपने देश से निकाल दिया, और तो और लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को जंग में हथियार डालने की सलाह दी। दावा इसी वजह से वो लेबनान सरकार पर ही आग बबूला हो गया
उसने लेबनान की सेना से मोर्चा लेने की हुंकार भर दी। लेकिन अगर हिजबुल्लाह को लेबनान की सेना के साथ भी जंग लड़नी पड़ी तो उसके सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो जाएगी। एक तरफ उसे इजराइल से तो जंग लड़ ही रहा है वो, दूसरी तरफ उसे लेबनान की सेना से भिड़ना पड़ेगा। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। उसके अलावा उसके पास 1,20,000 से ज्यादा 2 लाख के बीच रॉकेट और मिसाइलों का भंडार है, और यह सब उसको ईरान के समर्थन से मिला है। इनमें कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली ईरान में बनी मिसाइलें शामिल हैं, जो इजराइल के शहरों को निशाना बना सकती हैं। दावा है कि हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन भी हैं, और दावा है कि इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। खबर है कि हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजराइल ईरान के मोर्चे पर लगी अपनी सेना को डायवर्ट कर सकता है। मतलब ईरान के मोर्चे से सेना और संसाधन हटाकर इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले बढ़ा सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी ईरान की तरफ से ही लड़ रहा है। इधर ईरान की IRGC सेना ने राजधानी तेहरान के ऊपर मंडरा रहे 3 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तेहरान के ऊपर 3 ड्रोन को मार गिराया। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक इजराइल ने तेहरान और दूसरे शहरों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन हमले से पहले ही IRGC ने उन्हें मार गिराया। हालांकि इजराइल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी मिसाइल टोमाहॉक से ईरान के मिनाब इलाके में मौजूद गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया गया था। उस हमले में स्कूल में पढ़ने वाली 175 लड़कियों की जान चली गई थी। दावा किया गया कि उस दिन अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल से ईरान के नेवल बेस पर भी हमला किया था। पिछले 7 दिन में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में 83 बच्चों की मौत हो गई। दुनिया भर में बच्चों के विकास में मदद करने वाली UN की संस्था यूनिसेफ ने यह दावा किया। यूनिसेफ के मुताबिक जंग की वजह से करीब 2 लाख बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उधर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ईरान ने बहरीन की एक तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। बैपको एनर्जीज नाम की तेल रिफाइनरी बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। वहां रोजाना करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, और ईरान ने बहरीन की इस तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला कर दिया। हमले के बाद वहां हाहाकार मच गया। रिफाइनरी से आग की लपटें उठती दिखाई दी। काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस खौफनाक मंजर को देखकर कई किलोमीटर दूर सड़कों पर चल रहे लोग भी बुरी तरह डर गए। वहां दूर दूर तक सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। ईरान के इस हमले में इस तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा। हालात ऐसे हो गए कि रिफाइनरी ही बंद हो गई। रिफाइनरी की तरफ से ऐलान किया गया कि वो कुछ वक्त के लिए तेल की सप्लाई नहीं कर पाएगी। बैपको एनर्जीज नाम की तेल रिफाइनरी बहरीन की इकलौती और सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। तेल की रिफाइनिंग के लिए इसे खाड़ी देशों का अहम केंद्र माना जाता है। पश्चिम एशिया के कई देशों का तेल इसी रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है, और यहां सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब और कुवैत का रिफाइन होता है। हालांकि इस हमले से बहरीन में हो रही कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैपको एनर्जीज ने इस बात का दावा किया। लेकिन इससे पहले ईरान के खुद के तेल डिपो और रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल डिपो और रिफाइनरी को निशाना बनाया। ये हमले ईरान की राजधानी तेहरान में हुए, और इन हमलों की गूंज पूरे तेहरान में सुनाई दी। वहां के आसमान में आग के गोले और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान के कई तेल डिपो और रिफाइनरी पर मिसाइलें गिराईं, जिसकी वजह से वहां भीषण धमाके हुए। इन हमलों के वक्त वहां के शहरान तेल डिपो में कई ट्रक और टैंकर खड़े थे। आग की चपेट में आने से वो सभी बर्बाद हो गए। देखते ही देखते उस तेल डिपो की आग भयावह हो गई और वहां की सड़कों तक फैल गई। वहां उठ रही आग की लपटों से पूरे इलाके में लाल रोशनी फैल गई। हालात ऐसे हो गए कि 24 घंटे बाद भी उस आग पर काबू नहीं पाया गया। इसी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। ईरान की राजधानी को दहलाने के बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने सिर्फ उन्हीं तेल डिपो को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल ईरान की सेना कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इन हमलों में 4 लोगों की मौत होने का दावा किया। साथ ही यह भी दावा किया कि तेल डिपो पर हुए हमले की वजह से हवा में जहरीली गैस फैल गई और वो लोगों की जान के लिए जोखिम बन गई। लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो गया। और इस सब के बीच अटकलें लगाई जाने लगी कि अमेरिकी सेना ईरान के खार्क आइलैंड पर हमला कर सकती है। खार्क आइलैंड वो जगह है जहां
ईरान की जान बचती है, क्योंकि यह जगह ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है। अगर इस पर किसी तरह का हमला हुआ तो ईरान की वो नस कट जाएगी जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि युद्ध के दौरान ट्रंप की नजर ईरान के इसी सबसे महत्वपूर्ण टापू पर पड़ चुकी है। माना जा रहा है कि वो इजरायल के साथ मिलकर ईरान की जेब पर प्रहार करने के लिए खार्क आइलैंड को निशाना बना सकते हैं। खार्क आइलैंड ईरान के लिए कितना और क्यों महत्वपूर्ण है, तो सारा मसला तेल के कारोबार का है। ईरान के पास बहुत सारा कच्चा तेल मौजूद है, जमीन के नीचे और उसकी समुद्री सीमा के अंदर। लेकिन कच्चे तेल को दुनिया भर में बेचने के लिए जहाजों पर लादना पड़ता है। इसी काम में आता है ईरान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खार्क आइलैंड। ये टापू फारस की खाड़ी में मौजूद है। ईरान के मुख्य तट से इसकी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर ही है। आकार में यह द्वीप बहुत छोटा सा है, लंबाई चौड़ाई में बस कुछ किलोमीटर है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी मानी जाती है। यहां बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं जहां कच्चा तेल स्टोर किया जाता है, यानी जमा होता है। तेल रिफाइनरियों से बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए तेल को स्टोर करने के लिए बनाए गए टैंकरों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद टैंकरों और जहाजों पर लाद कर पूरी दुनिया में भेजा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक ईरान जो भी तेल बाहर बेचता है उसका लगभग 90% इसी टापू से जाता है। मतलब ये आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और अगर खार्क आइलैंड पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ईरान का तेल बेचना लगभग बंद हो सकता है। इसका असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान की सरकार को कच्चा तेल बेचकर ही सारा पैसा मिलता है, जिससे वो देश चलाने, अपनी सेना के लिए हथियार खरीदने और दूसरे कामों में इस्तेमाल करता है उसको। माना जाता है बिना इस द्वीप के ईरान की कमर ही टूट सकती है। खबरों के मुताबिक पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी इस द्वीप पर नजर बनाए हुए। अटकलें लगाई जाने लगी कि जंग के दौरान अमेरिका इस टापू पर हमला कर सकता है और वहां कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, ताकि ईरान का तेल का पैसा ही रुक जाए, उसकी ताकत खत्म हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान अपने खार्क आइलैंड से ही रोजाना करीब 60 लाख बैरल तेल पूरी दुनिया में भेजता है। और अगर यह तेल बाजार में पहुंचना बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, हर देश में महंगाई बढ़ सकती है। यानी खार्क आइलैंड पर जंग का असर हुआ तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान का यह छोटा सा द्वीप सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिका यह दावा करेगा कि वो अब इसको अपने कंट्रोल में लेकर अपनी तरफ से सप्लाई करेगा तेल की। उधर महज 2 घंटे में ही कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट भी आ गई। सुबह कच्चे तेल के दामों में भयंकर तेजी देखी गई। इसके पीछे ईरान और बहरीन में तेल रिफाइनरियों पर हमलों को वजह माना जा रहा था। दुनिया भर में तेल की किल्लत होने की आशंका भी जताई जाने लगी थी, और इसके बाद कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। लेकिन कुछ घंटों बाद ही ये दाम गिर गए और कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग की वजह से कच्चे तेल का संकट पैदा होने की आशंका जताई जाने लगी थी। इसके बाद G7 देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है, आप जानते ही हैं। इस संगठन में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। अटकलें लगने लगी कि इस बैठक में G7 देश अपने तेल भंडार खोलने का फैसला ले सकते हैं, ताकि तेल की किल्लत को खत्म किया जाए। जो उनके यहां भंडार में तेल पड़ा उसको खोल देंगे। इन अटकलों का असर भी दिखा। सुबह तक कच्चे तेल के जो दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, वो महज 2 घंटों में ही गिर गए। इसके बाद कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल के करीब तक पहुंच गई। G7 देशों के पास अपने रिजर्व तेल भंडार होते हैं, वो इन भंडारों को इमरजेंसी के वक्त खोल सकते हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक G7 देश करीब 30 से 40 करोड़ बैरल तेल दे सकते हैं इन भंडारों को खोलकर, ताकि कच्चे तेल का संकट दूर हो सके। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सिर्फ कुछ दिन का ही संकट बताया। उनके मुताबिक ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए यह कीमत बहुत छोटी है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि इससे अलग सिर्फ बेवकूफ लोग ही सोच सकते हैं। उधर कतर ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। खाड़ी देश कतर की तरफ से दावा किया गया कि उसकी सेना ने वक्त रहते मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया।
वहां के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कतर को निशाना बनाकर मिसाइल छोड़ी गई थी, जिसे कतर तक पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान बड़ा बयान दिया। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ने इस जंग में इजरायल का साथ नहीं दिया होता तो ईरान इजरायल को तबाह कर देता। ट्रंप ने दावा किया, अमेरिकी सेना और इजरायल की फौज ने मिलकर ईरान को कमजोर कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लाल सागर में 2 युद्धपोत तैनात करने का ऐलान किया। मैक्रों के मुताबिक ये दोनों युद्धपोत यूरोपीय संघ के नेवल मिशन के तहत भेजे जाएंगे। उनके मुताबिक दोनों युद्धपोतों को समंदर में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के मकसद से भेजा जाएगा। उधर अमेरिका और इजरायल से चल रही जंग के बीच ईरान की IRGC सेना ने लंबी जंग की तैयारी करने का दावा किया। IRGC के दावों के मुताबिक ईरान कम से कम 6 महीने की जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने यह भी दावा किया कि अभी तक इस युद्ध में सिर्फ पहली और दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों का ही हमला किया गया है। अभी तो यानी आने वाले दिनों में ईरान विनाशकारी मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर अमेरिका और इजरायल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ईरान ने इस जंग में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने के भी संकेत दिए। मुसल्लह توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی इस दौरान IRGC ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी दी और कहा कि वो उन्हें उनके मंसूबों में सफल नहीं होने देंगे। और इस दौरान IRGC ने दावा किया कि उसके पास तबाही मचाने वाली ऐसी मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा है जिसके बारे में ईरान ने कभी दुनिया को बताया नहीं है। IRGC ने खैबर शिकन, इमाद और गदीर बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने का एक वीडियो जारी किया। दावों के मुताबिक उन मिसाइलों को अमेरिका और इजरायल के सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया था। इन मिसाइलों में खैबर शिकन ईरान की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा ये सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से चलती है। इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रक पर ले जाकर इसे लॉन्च कर सकते हैं और अपनी स्पीड की वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। इसके अलावा ईरान की इमाद मिसाइल भी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बताई गई। इमाद बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर से ज्यादा की बताई गई और ये हवा में ही दिशा बदलने की क्षमता रखती है, ऐसा बताया गया। यानी इमाद मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली गदीर बैलिस्टिक मिसाइल भी। गदीर मिसाइल की रेंज 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। इसे महज 30 मिनट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। ईरान ने इन मिसाइलों के वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि वो इस जंग से पीछे हटने वाला नहीं और आने वाले दिनों में वो अपने दुश्मनों के खिलाफ और भी घातक मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उधर इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान के साथ जंग के दौरान 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के साथ जंग के दौरान इजरायल के 2000 लोग घायल हो गए। इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में 150 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ईरान के लगातार बढ़ते हमलों के बीच अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की अटकलों को लेकर सरकार के सूत्रों ने बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। सूत्रों ने जानकारी दी कि भारत के पास 25 दिन के कच्चे तेल और 25 दिन के दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल और पश्चिम एशिया में जारी तनाव से शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 1352 अंक गिर गया तो निफ्टी भी लुढ़ककर 24,028 पर आ गया। इसके कारण निवेशकों के करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट ऑयल एंड गैस, ऑटो, कैपिटल गुड्स और मेटल इंडेक्स में रही। इधर अमेरिका और इजरायल से ईरान की जंग के बीच पश्चिम एशिया का देश साइप्रस भी युद्ध के मैदान में बदलता नजर आया। वहां तुर्की और यूरोप के कई देशों ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी। कुछ दिन पहले साइप्रस को भी ड्रोन हमले में दहलाने की कोशिश की गई थी। इसी के बाद तुर्की ने वहां अपने कई खतरनाक F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान में चल रहे युद्ध के बीच पिछले हफ्ते एक आत्मघाती ड्रोन साइप्रस की एयर स्पेस में घुस गया था। हालांकि उस ड्रोन को टारगेट पर फटने से पहले ही आसमान में बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन इस घटना की वजह से साइप्रस में दहशत फैल गई।
उसकी सुरक्षा पर खतरे के बादल मंडराने लग गए। इसीलिए तुर्की ने वहां अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने की घोषणा कर दी। साइप्रस भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में मौजूद है और चारों तरफ से समंदर के पानी से घिरा है। उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यह वो जगह है जहां 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका का संगम होता है। यहां से एशिया भी पास में, यूरोप भी पास में, अफ्रीका भी पास में। साइप्रस के उत्तर में तुर्की है जो करीब 75 किलोमीटर ही दूर है, जबकि पूर्व में सीरिया है और लेबनान है। वही लेबनान जो इजराइल का पड़ोसी है और जहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं। लेबनान और सीरिया से साइप्रस का बॉर्डर करीब 100 किलोमीटर के फासले पर। दावा है कि पिछले हफ्ते साइप्रस में जो ड्रोन घुसा था उसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान से भेजा था, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूद पड़ा। ईरान के समर्थन वाले इस चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल में बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए। यही नहीं, दावा है हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने साइप्रस में भी आत्मघाती ड्रोन हमला कर उसे दहलाने की कोशिश की। यह दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह का ड्रोन साइप्रस में मौजूद ब्रिटेन के एयरबेस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे आसमान में ही तबाह कर दिया गया। साइप्रस में ब्रिटेन के 2 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें RAF कोचरी नाम का एयरबेस साइप्रस के एकदम दक्षिणी छोर पर है। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसी ठिकाने पर ड्रोन भेजा था, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कहना है कि इस बेस का इस्तेमाल अमेरिका के जासूसी विमानों ने किया था। दावा है ईरान की निगरानी करने के लिए अमेरिका के जासूसी विमान ब्रिटेन के एयरबेस से भी उड़े थे। हालांकि ब्रिटेन के RAF कोचरी एयरबेस से ईरान की दूरी 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोनों के बीच में सीरिया और इराक पड़ते हैं। हालांकि ब्रिटेन ने साफ किया कि उसके सैन्य अड्डे का इस्तेमाल किसी भी तरह ईरान के खिलाफ नहीं किया गया, यानी उसके मुताबिक अमेरिका के जासूसी विमान साइप्रस से नहीं उड़े थे। लेकिन वहां हुए ड्रोन हमले के बाद तनाव के हालात बन गए। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों ने साइप्रस में सेना भेजना शुरू कर दिया। वहां युद्धपोत से लेकर ड्रोन को मार गिराने वाले सिस्टमों की तैनाती कर दी गई। हजारों सैनिक पहुंच गए और इसी के बाद तुर्की की भी एंट्री हुई। उसने साइप्रस में अपने 6 खतरनाक F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम का भी साइप्रस की सुरक्षा में उसको भी उतार दिया गया। करीब 14 लाख की आबादी है साइप्रस में। दुनिया की नजरों में भले ही एक द्वीप हो, लेकिन ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक द्वीप है लेकिन देश एक नहीं है। उत्तरी साइप्रस अलग है, दक्षिणी साइप्रस अलग है। दोनों हिस्सों के बीच में एक ग्रीन लाइन है। उसकी सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रहती है। साइप्रस के उत्तरी हिस्से को तुर्की कई दशकों से अपना बताता आया है। हालांकि तुर्की पूरे साइप्रस को अपना बताता है, लेकिन उत्तरी हिस्से पर उसका कब्जा है। उसने इस हिस्से का नाम टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस रखा हुआ है, क्योंकि इस हिस्से में ज्यादातर वो मुस्लिम रहते हैं जो तुर्की से जाकर वहां बसे। वो वहां अल्पसंख्यक हैं, यानी उनकी आबादी कम है, 4 लाख के आसपास। जबकि साइप्रस के दक्षिणी हिस्से में उन लोगों की आबादी ज्यादा है जो ग्रीस के रहने वाले बताए गए। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, उनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो ऊपर उत्तरी हिस्से पे तुर्की का कब्जा है, दक्षिणी हिस्से पर ग्रीस का। ग्रीस तुर्की के पश्चिम में। साइप्रस और ग्रीस की राजधानी एथेंस के बीच करीब 920 किलोमीटर का फासला है। हालांकि ग्रीस का राउड्स आइलैंड साइप्रस से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। साल 1960 तक साइप्रस में ब्रिटेन का शासन चलता था। बाद में जब वहां से ब्रिटेन का शासन हटा तो द्वीप पर रहने वाले तुर्की के लोगों और ग्रीस के लोगों में टकराव होने लगे थे। इसी बीच साल 1974 में ग्रीस के लोगों ने तख्ता पलटकर पूरे साइप्रस पर दावा ठोक दिया था। तब तुर्की ने साइप्रस में रहने वाले अपने लोगों की रक्षा करने के नाम पर वहां हमला कर दिया था और 1974 में उसने साइप्रस के करीब 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो उत्तर वाला इलाका है, जो तुर्की के पास वाला इलाका है। उसी के बाद से तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से में अपनी सेना तक तैनात कर रखी। वो खुद को साइप्रस का बड़ा भाई और रखवाला बताता रहा, जबकि साइप्रस के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोग इसका विरोध करते आए। वो तुर्की पर अपने देश में दखल देने का आरोप लगाते हैं। एशिया के पश्चिमी छोर पर मौजूद है साइप्रस और यूरोप के 27 देशों के संगठन EU का भी सदस्य है, यानी वो यूरोप EU उसे यूरोप में मानता है, जबकि है वो बिल्कुल एशिया के पश्चिमी छोर पर। इसलिए जब वहां ब्रिटेन के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो यूरोप के कई देशों ने वहां सेना भेज दी। फ्रांस ने, ग्रीस ने, इटली ने सेना भेज दी। यूरोप के देशों ने साइप्रस के दक्षिणी हिस्से पर सैन्य तैनाती बढ़ाई
तो तुर्की ने उत्तरी हिस्से में अपने F-16 लड़ाकू विमान भेज दिए। मतलब साइप्रस के दोनों हिस्सों की सुरक्षा के लिए वहां कई देशों की सेनाओं का जमावड़ा लग गया। उधर ईरान में चल रही जंग के बीच अमेरिका का साथ देने को लेकर कुर्द लड़ाकों के बीच मतभेद नजर आया। सीरिया में रहने वाले कुर्द लड़ाकों ने ईरान के कुर्द लड़ाकों को चेतावनी दी कि वो अमेरिका से सतर्क रहें। कुर्द लड़ाके अलग अलग देशों में लड़ रहे हैं, तो सीरिया वालों ने ईरान वालों को चेतावनी दी, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका अपना मतलब निकल जाने के बाद ईरान के कुर्द लड़ाकों को उनके हाल पर छोड़ देगा। जबकि इससे पहले खबरें आई थीं कि अमेरिका ने कुर्द विद्रोहियों से ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कह दिया था, ताकि वो इजराइल और अमेरिका से जंग लड़ रहे ईरान में भीतर से हमले शुरू कर दें। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से कुर्द लड़ाकों को हथियारों की मदद पहुंचने का भी भरोसा दिया गया। ईरान ने कुर्द समुदाय की अच्छी खासी ईरान में रहती है अच्छी खासी आबादी, 80 लाख के आसपास लोग रहते हैं। ज्यादातर कुर्द लोग ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत और उसके आसपास रहते हैं, मतलब उन इलाकों में जो तुर्की, सीरिया और इराक के बॉर्डर से लगते हैं। कुर्द समुदाय के लोग मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान हैं और ईरान में ज्यादातर शिया मुसलमान है। उनका आरोप है कि शिया शासन वाली ईरान की सरकार उन पर जुल्म ढाती, जबकि ईरान की सुरक्षा एजेंसियां विद्रोह करने वाले कुर्द लड़ाकों को अपने देश के लिए खतरा मानती। इसीलिए वहां अक्सर कुर्द लड़ाकों की ईरान की पुलिस और सेना से लड़ाई होती रहती है। माना जा रहा है अमेरिका और इजराइल इसी लड़ाई का फायदा उठाना चाहता है। दावा है इसीलिए उन्होंने कुर्द लड़ाकों के जरिए भी ईरान को घेरने की योजना बनाई, क्योंकि ईरान में रहने वाले कुर्द लड़ाकों ने वहां की सेना के खिलाफ हमले तेज कर दिए, तो जंग में फंसे ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसे कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा अगर उधर से भी कुर्द लड़ाकों ने लड़ाई शुरू कर दी। खबरें तो यहां तक आईं कि अमेरिका और इजराइल ने इसे कुर्द लड़ाकों के लिए सुनहरा मौका बताया, वो मौका जिसकी तलाश में वो कई दशकों से जुटे हुए हैं। कुर्द समुदाय के लोग ईरान ही नहीं बल्कि सीरिया, इराक और तुर्की और अर्मीनिया में भी रहते हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है। वो अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते आए हैं इन सभी देशों में। इस देश को बनाने के लिए ईरान के पश्चिमी, तुर्की के दक्षिणी, सीरिया और इराक के उत्तरी इलाकों को एक साथ जोड़ने की मांग है कि ये कुर्दिस्तान बनेगा। यानी ईरान में रहने वाले कुर्द लोग भी अपने लिए कुर्दिस्तान चाहते हैं। वो दावा है कि इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुर्द लड़ाकों को उकसाने की कोशिश की, ताकि वो ईरान की सेना की मुश्किलें बढ़ा सकें। खबर है कि अमेरिका और इजराइल से हाथ मिलाने का भरोसा मिला तो ईरान के कुर्द लड़ाके भी बमबारी की तैयारी में जुट गए, लेकिन इसके बीच ही उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई। सलाह किसने दी? सीरिया के कुर्द लड़ाकों। ईरान के पड़ोसी देश सीरिया में रहने वाले कुर्द लड़ाकों के संगठन एसडीएफ ने ईरान वालों को सलाह दी कि अमेरिका के साथ मत जाओ। एसडीएफ वो संगठन है जिसने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस से निपटने में अमेरिका की मदद की थी, लेकिन एसडीएफ का आरोप है कि अमेरिका ने काम निकलने के बाद उससे किनारा कर लिया। उसने आशंका जताई कि ईरान के कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करने के बाद अमेरिका उन्हें भी छोड़ देगा, क्योंकि अमेरिका ने उससे कहा था कि वो उनकी कुर्दिस्तान बनाने में मदद करेगा, लेकिन उसका कहना है कि किनारा कर लिया, मतलब उनकी कोई मदद ईरान में वालों को भी नहीं करेगा, ये उन्होंने आगाह किया। उधर ईरान में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे नागरिकों को जंग के दौरान सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के बढ़ते हमलों को देखते हुए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने लोगों से अपील की कि वो ईरान की सीमा से दूसरे देशों में जाने की कोशिश न करें। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुर्की का दक्षिण पूर्वी इलाका तुरंत छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तुर्की के अदाना इलाके में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकल जाने की सलाह दी। तुर्की के अदाना इलाके में ही नेटो का सैन्य अड्डा मौजूद है। इधर जंग के बीच आशंका जताई गई कि अमेरिका और इजराइल ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए स्पेशल फोर्स ऑपरेशन कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की नजर ईरान के परमाणु भंडार पर है। दावा किया गया कि इसको लेकर दोनों देशों के बीच रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि ईरान के परमाणु ठिकानों में रखे गए यूरेनियम पर कब्जा किया जा सके। दावा किया गया कि पिछले साल ईरान पर हुए हमलों में परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया था, जिसके बाद ट्रंप ने भी ईरान के परमाणु भंडार को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन खबरों के मुताबिक वहां रखे गए यूरेनियम को पहले ही निकाल लिया गया था। दावा किया गया कि ये इस्फहान परमाणु केंद्र में ही यूरेनियम मौजूद है, जबकि यूरेनियम की कुछ मात्रा फोर्दो और नतांज परमाणु केंद्रों पर भी रखी गई।
ये जानकारी अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों ने दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ईरान के इस्फहान में मौजूद न्यूक्लियर साइटों पर लगातार निगरानी रख रही हैं ताकि वहां हो रही हर मूवमेंट की जानकारी मिल सके। ये रिपोर्ट अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से जारी की गई। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल स्पेशल फोर्स भेजकर ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। और इस सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान में रहने वाले अपने कुछ नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से निकलने का आदेश दे दिया। यह आदेश बुशहर नाम के शहर में रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया। बुशहर ईरान का एक ऐसा शहर है जहां एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, मतलब वहां एक न्यूक्लियर साइट है जहां बहुत बड़ी मात्रा में यानी हजारों किलो यूरेनियम मौजूद होने का दावा किया जाता है। और उस न्यूक्लियर रिएक्टर को वहां रूस की एजेंसियों की मदद से ही बनाया जा रहा है। लेकिन जब पुतिन ने वहां रह रहे रूस के लोगों को शहर से निकलने का आदेश दिया तो कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। दावा किया जाने लगा कि रूस को अमेरिका के किसी बड़े हमले की खुफिया जानकारी मिल गई, इसीलिए उन्होंने अपने नागरिकों को शहर खाली करने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले भी ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर इजरायल की फौज के हमले हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा हमला ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर बताया गया था। उस हमले में न्यूक्लियर प्लांट में घुसने का एंट्री गेट तबाह हो गया था। हालांकि अब तक किसी भी हमले की वजह से रेडिएशन नहीं फैली थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला इतना बड़ा हो सकता है जो अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह बन सकता है, क्योंकि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को परमाणु ऊर्जा पर काम करने वाली रूस की सरकारी एजेंसी रोसतोम ही बना रही है। और पुतिन की तरफ से आए आदेश के बाद रोसतोम की तरफ से बयान जारी किया गया और यह बताया गया कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब कुछ धमाकों की आवाज सुनी गई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। लेकिन यह आदेश अहम इसलिए है क्योंकि बुशहर प्लांट में इतना यूरेनियम है कि अगर उससे रेडिएशन फैलना शुरू हुई तो इतिहास की सबसे बड़ी तबाही आ सकती है। रोसतोम के चीफ के मुताबिक वहां पर 72 टन यानी 72,000 किलो परमाणु ईंधन मौजूद है। 72,000 किलो मतलब इतना ईंधन जिस पर काम किया, ऐसा ईंधन जिस पर काम किया जा रहा है, जबकि 210 टन यानी 2,10,000 टन किलो ऐसा परमाणु ईंधन है जो इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन उसमें अब भी ऊर्जा बची है, मतलब उससे भी रेडिएशन फैल सकती है। यानी अगर बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो तबाही इतनी बड़ी हो सकती है जो किसी के संभाले नहीं संभलेगी। इसलिए बुशहर प्लांट के पास धमाकों की खबर आते ही पुतिन एक्शन में आ गए। उन्होंने बिना देर किए अपने नागरिकों को वहां से निकलने का आदेश दे दिया। इधर दावा किया गया कि ईरान के तेल ठिकानों पर हो रहे हमलों से निकलने वाला धुआं पाकिस्तान में भी प्रदूषण फैला सकता है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के तेल ठिकानों पर किए जा रहे हमले की वजह से पाकिस्तान की एयर क्वालिटी खराब हो सकती है और इसका सीधा असर पाकिस्तान में रह रहे लोगों पर होगा। दावा किया गया कि ईरान की राजधानी तेहरान की तेल रिफाइनरी और ईंधन डिपो पर हुए हवाई हमलों के बाद वहां जहरीला धुआं फैल गया। घने काले धुएं की वजह से आसमान में अंधेरा छा गया। दावा किया गया अमेरिका और इजरायल की तरफ से तेहरान और उसके आसपास के इलाकों के तेल ठिकानों पर हमला किया गया, जिस वजह से वहां हवा प्रदूषित हो गई। ऐसे में पाकिस्तान के मौसम विभाग ने पाकिस्तान में पश्चिमी हिस्से में खतरे की चेतावनी दी। पाकिस्तान ईरान के दक्षिण पूर्व में मौजूद है। दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इनके बीच की सीमा 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जबकि ईरान की राजधानी तेहरान पाकिस्तान से करीब 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं ईरान के जाहेदान, मशहद और पाकिस्तान के कराची और क्वेटा शहर सीमा के बिल्कुल पास हैं। ऐसे में दावा किया गया कि तेहरान में हो रहे हमलों का असर पाकिस्तान पर भी हो सकता है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने खतरे की आशंका जताते हुए चेतावनी दी कि हवा प्रदूषित होने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसके अलावा मौसम पर भी इसका असर हो सकता है। मौसम विभाग ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दीर, कोहिस्तान, चित्राल, स्वात, शांगला, बट्टाग्राम, बूनर, मलकन, मनसेहरा, एबटाबाद और हरिपुर में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश होने की संभावना जताई। साथ ही हवा और गरज के साथ तूफान की भी आशंका जताई।